So we'll go ahead with next topic, next question. Beats. So when a tuning fork produces sound waves in air, which one of the following is same in the material of tuning fork as well as in air? बताओ क्या आएगा इसका आंसर? When a tuning fork produces sound waves in air, so which one of the following is same in the material of tuning fork and air? So frequency. Next question. Two sound waves with wavelength 5 meter and 5.5 meter respectively, each propagate in a gas with velocity of 330 meter per second. We expect the following number of beats. Very simple. पहली बात तो जिसका वेवलेंथ कम हो उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, तो पहले केस में लैम्डा 1 की वैल्यू 5 है, तो n1 इज v बाय लैम्डा 1 एंड n2 इज v बाय लैम्डा 2. तो नंबर ऑफ बीट्स के लिए मतलब बीट फ्रीक्वेंसी के लिए n1 माइनस n2 करोगे, क्योंकि वेवलेंथ जिसका कम है फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा है, राइट. अगर उल्टा होता तो फिर n2 माइनस n1 करते. तो देयरफॉर n इक्वल्स टू v बाय लैम्डा 1 माइनस v बाय लैम्डा 2. So therefore n equals to v 1 by lambda 1 minus 1 by lambda 2. So v equals to 330. 1 by lambda 1. What is 1 by lambda 1? 1 by 5 and minus 1 by 5.5. इसको सॉल्व करना पड़ेगा. तो you have 330 into 5.5 minus 5 is 0.5 upon 5 into 5.5. Good. Simple. Otherwise और भी सिंपल करना है तो और भी सिंपल हो सकता है. काम करना, v को कॉमन मत निकालना. इट इज फार सिंपलर देन इफ यू डोंट डू दैट, क्योंकि आ जाएगा 330 by 5. यू नो 335 by 5 is 66 एंड 330 by 5.5 ये होता है इफ यू नो 60. क्यों? क्योंकि 5.5 का डबल इज 11, तो 5.5 into 2 is 11, 5.5 into 4 is 22, 5.5 into 6 is 33. तो बेसिकली हो जाएगा आपका 1 जा एंड 60 जा, बराबर. गुड. एंड दिस इज 66. So you have 6 beats. Number of beats are 6. Option number B. Next question. अगला क्वेश्चन. Question number 3. Two vibrating tuning forks produces progressive waves given by y1 equal to 4 sin 500 pi t and y2 equals to 2 sin 560 pi t. The number of beats produced per minute. यहाँ गलती हो जाती है, पर मिनट रीड नहीं करते. पर मिनट रीड नहीं किया तो आंसर लगाएगा. तो नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला इक्वेशन था उसमें ये ओमेगा 1 है. ओमेगा 1 इज 500 पाई, तो ओमेगा 1 इज 500 पाई. तो यहाँ से मिल जाएगा n1 2 पाई n1 इक्वल्स टू 500 पाई. तो n1 मिल गया आपको 250. सिमिलरली फ्रॉम द सेकेंड वेव ओमेगा 2 इज 506 आई गेस. यस 506. तो 506 पाई. तो दिस इज 2 पाई n2. यहाँ से आपको n2 मिल जाएगा. n2 कितना मिल जाएगा यहाँ से? हाउ मच इज n2? 253. तो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड कितना हो गया? 3. तो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड इज n2 माइनस n1. तो 253 माइनस 250 मतलब 3 बीट्स आ गए पर सेकेंड. तो पर मिनट यू विल हैव n इंटू 60. तो पर सेकेंड में 3 है इंटू 60, तो टोटल 180 बीट्स पर मिनट. 180 बीट्स पर मिनट. ऑप्शन नंबर बी. अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. A tuning fork vibrates with 2 beats in 0.04 second. The frequency of the fork is. सिंपल क्वेश्चन है. कैसे फाइंड करोगे फ्रीक्वेंसी? 2 beats in 0.04 second. What is frequency? अरे frequency is number of beats upon time. नंबर ऑफ बीट्स पर यूनिट टाइम होता है ना. फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ बीट्स पर यूनिट टाइम. तो नंबर ऑफ बीट्स अपॉन टाइम. व्हाट इज नंबर ऑफ बीट्स? 2. इन हाउ मेनी सेकंड्स? 0.04 मतलब 400 -2. तो ये आपका हो गया 200/4.
मतलब कितना हो गया 50। तो 50 डन 50 सिंपल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है इस चैप्टर के, थोड़ा जल्दी जल्दी। फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज नंबर ऑफ बीट्स हर्ट पर यूनिट टाइम, सिंपल। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, two waves of frequency 20 and 30 hertz travels out from a common point. The phase difference between them after 0.6 second is, कैसे फाइंड करेंगे इसको? Two waves of frequency 20 and 30 hertz travel out from a common point. The phase difference between them after 0.6 second is. How do you find out phase difference in this case? कैसे फाइंड करेंगे? 2 pi nt. Do you remember phase difference का फॉर्मूला? What is phase difference? Delta phi equals to, याद है क्या? 2 pi by part difference, 2 pi by lambda into part difference. या तो ये, या तो phase difference equals to, अगर in terms of time difference इतना होगा तो 2 pi by time period into time difference. तो in terms of part difference चाहिए होगा तो ये है, उसी को तुम time difference में convert करोगे तो ये है. Now you have to see what information do you have. तुम्हारे पास टाइम डिफरेंस है, yes, that is 0.6. Do you have टाइम पीरियड? तो पहले टाइम पीरियड फाइंड करना पड़ेगा. कैसे फाइंड करोगे टाइम पीरियड? Two waves of frequency 20 and 30 hertz. Two waves of frequency 20 and 30 hertz. दो waves है तो टाइम पीरियड कहाँ से निकाला? तो दो फ्रीक्वेंसीज है ना, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू. दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं, तो दो वेव्स का फेज डिफरेंस निकालना, तो क्या क्या करेंगे? दिस टाइम पीरियड इज नथिंग बट व्हाट? टाइम पीरियड. पहले तो बताओ दो फ्रीक्वेंसीज नियर है क्या? यस. विल यू हियर बीट्स? यस. तो पहले बीट फ्रीक्वेंसी निकाल लो फिर, और 1/बीट फ्रीक्वेंसी इज टाइम पीरियड. तो तुम फ्रीक्वेंसी तो बोल रहे हो, लेकिन किसका? बीट फ्रीक्वेंसी. तो बीट फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड होता है? 1 बीट फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड होता है? n2 माइनस n1, इसका रेसिप्रोकल विल बी टाइम पीरियड. तो 30 माइनस 20 तो कितना आ गया? 1/10, मतलब कितना हो गया? 0.1. तो फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड. टाइम पीरियड 0.1 एंड टाइम डिफरेंस इज 0.6. तो आंसर आ गया आपका 12 पाई. अगर 12 पाई आंसर में नहीं हो तो जीरो लिखना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए फॉर फेज डिफरेंस ये पीरियोडिक फंक्शंस है, और पीरियड 2 पाई का होता है. तो जो 0 पे होगा वही 2 पाई पे होगा, वही 4 पाई पे होगा, वही 6 पाई पे होगा, वही 8 पाई पे होगा, वही 2n पाई पे होगा. तो ऑप्शन में या तो 12 पाई चाहिए, अगर 12 पाई नहीं है तो आंसर 0 होना चाहिए. 0 है ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. Each of the two strings of length 51.6 and 49.1 centimeter are tensioned separately by 20 Newton force. तो दो स्ट्रिंग है, लेंथ अलग है, लेकिन टेंशन फोर्स दोनों पे सेम है. मास पर यूनिट लेंथ ऑफ बोथ द स्ट्रिंग इज सेम, मतलब स्मॉल m इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू 1 ग्राम पर मीटर. When both the strings vibrate simultaneously, the number of beats is, very good, number of beats. नंबर ऑफ बीट्स मतलब n1 माइनस n2 या n2 माइनस n1. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज 1/12 रूट ऑफ t by m, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग. एंड एज यू कैन सी, व्हाट डू यू सी, दैट फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. तो जिसका लेंथ कम उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा. लेंथ किसका कम है? सेकेंड वायर का. तो यहाँ पे n2 इज ग्रेटर देन n1. जिसका लेंथ कम होगा उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा. तो तुमको पूछा नंबर ऑफ बीट्स. नंबर ऑफ बीट्स इज n2 माइनस n1. तो ये आप लिखोगे 1/2L2 अंडर रूट ऑफ t by m. दोनों का टेंशन सेम था, दोनों का मास पर लेंथ सेम था, तो मैंने 2 नहीं लिखा यहाँ पे. 1/2L1 रूट ऑफ t by m.
Good. Then you can take out 1 by 2 root of t by m common and 1 by L2 minus 1 by L1. 1 by 2 रूट ऑफ टी, टेंशन कितना है 20 है, और m मास पर यूनिट कितना है 1 ग्राम पर मीटर है, तो स्मॉल m इज 1 ग्राम, तो 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर हो गया ये। 1 ग्राम को 10⁻³ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हो गया ये। गुड। देन 1 बाय L2 इज हाउ मच 49.1 माइनस हाउ मच 51.6। आई नो इट इज इन सेंटीमीटर, मुझे पता है दोनों सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² दोनों में से कॉमन निकाल लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज अगेन सिंपल थिंग। तो एक काम करो, ये 20 का जीरो नीचे लेके जाओ, 10⁻⁴ हो गया, -4, उसका रूट 10⁻², ऊपर √2 नीचे 2, तो 1/√2, ऊपर 2 और √2 नीचे 2, तो 1/√2, √2/2 इज 1/√2, 10⁻⁴ -4, 10⁻² और वो 10⁻², तो 10⁻⁴। ये 10 नीचे आया था, 10⁻³ और -1 -4, उसका रूट 10⁻², वो 10⁻² हो गया। देन यू हैव 51.6 माइनस 49.1 डिवाइडेड बाय 49.1 इंटू 51.6, तो 10⁴/√2। अब इसको सॉल्व करना है, पहले तो आंसर देख लो। अनफॉर्चुनेटली 7 and 8 आर प्रीटी क्लोज टू ईच अदर, मतलब यहाँ पे तुम लोगों को थोड़ा सा टाइम जाएगा तुम्हारा इन डूइंग कैलकुलेशंस। वी कैन ट्राई आउट अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन, बट इट जस्ट अ ट्राई। हाउ मच इज डिफरेंस बिटवीन देम? 2.5 अपॉन यू हैव लाइक 50 and 50, अप्रोक्सीमेशन बोल रहा हूँ मैं, अप्रोक्सीमेशन, राइट। अब ये 2.5 का पॉइंट हटा देता हूँ, 10⁻⁴ को 10⁻³ लिख देता हूँ, तो दिस इज 1 and 2। Now this becomes 100, कितना ये 100 है ना, ये दिस इज 100, यस, और ऊपर 10⁻³ है तो 10 बचा। यू नो 1/√2 0.7071 हो गया आंसर 7, बिकॉज 1/√2 0.7071 एंड इंटू 10⁻³ और नीचे का 100, तो ये आ गया 7, तो 7 भी ऑप्शन बी होना चाहिए। आई एम श्योर 7 है, लेकिन तुम जब कैलकुलेशन करोगे तो 7 और 8 के बीच में गड़बड़ हो सकती है, तो तुमको रेसिप्रोकल टेबल यूज करना पड़ेगा। यहीं पे रेसिप्रोकल निकालो 49.1 का एंड 51.6 का सब्ट्रैक्ट करो, आंसर तो बी आना चाहिए, है ना भाई, 7। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question. A tuning fork whose frequency as given by manufacturer is 512 Hz is being tested with an accurate oscillator. तो एक ट्यूनिंग फोर्क है जिसका फ्रीक्वेंसी एज गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर इज 512 Hz। उसने बता दिया कि 512 Hz है, लेकिन सच में है कि नहीं उसको चेक करने के लिए हमने एक एक्यूरेट ऑसिलेटर यूज किया। It is found that the fork produces a beat of 2 Hz when oscillator reads 5114 Hz, but produces beat of 6 Hz when oscillator reads 510 Hz. The actual frequency of the fork is। तो पहले तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो कैसा होगा? क्वेश्चन ऐसा है, you go and buy a tuning fork, तो मैन्युफैक्चरर उसके ऊपर लिख के रखा है कि 512 हर्ट्ज का उसका फ्रिक्वेंसी है। फिर हमारे पास एक डिवाइस था जो हमको ऑसिलेटर का मतलब ट्यूनिंग फोर्क का फ्रिक्वेंसी बता सकता है। हमने वो ऑसिलेटर मतलब डिवाइस यूज करके चेक किया, राइट। तो जो डिवाइस था उस डिवाइस में जब 514 हर्ट्ज का फ्रिक्वेंसी बता रहा है तो कितने बीट्स आए? 2, और जब 510 बता तो कितने बीट्स आए? 6। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना? इट इज टू सिंपल, टू सिंपल। सिर्फ कंफ्यूजन थोड़ा सा होता है जो होना नहीं चाहिए। व्हेन दे से द रीडिंग ऑफ द ऑसिलेटर इज 510 हर्ट्ज, हाउ मेनी बीट्स आर हर्ड? 6, बराबर ना? हाँ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो दूसरा ऑसिलेटर है, एक तो ऑसिलेटर है और दूसरा ट्यूनिंग फोर्क है,
उसकी फ्रीक्वेंसी या तो यस ±6 होगी, या तो 504 होगी या फिर 516 होगी। और जब 514 दिखा रहा है वो रीडिंग, तब कितने बीट्स है? 2 है। इसका मतलब क्या होगा कि या तो 516 होगी या फिर 512 होगी। 2 बीट्स मतलब 2 कम या 2 ज्यादा। अब इन दोनों केस में कॉमन क्या दिख रहा है तुमको? 516, तो 516 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, next question is based on stationary waves. Stationary waves are so called because क्या? Because they do not transfer energy, of course. The particles of the medium are not disturbed, होते हैं disturb. The particles of the medium do not execute SHM, करते हैं. There occurs no flow of energy along the wave. Option number C. But interference effect cannot be observed, वो तो बनता ही interference की वजह से है. Next question, question number 2. The equation of stationary wave along a stress string is y equals to 5 sine of pi x by 3 cos of 40 pi t, where x and y are in centimeter, t is in second. The separation between two adjacent nodes. By the way, what is separation between two adjacent nodes? Lambda by 2. लैम्डा बाय 2। और अगर आपको याद होगा स्टेशनरी वेव जब बनता है तो जो इक्वेशन होते हैं वो y इक्वल्स टू 5 साइन ऑफ 2 पाई एक्स बाय लैम्डा कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये भी बन सकता है, या फिर y इक्वल्स टू 5 कॉस ऑफ 2 पाई एक्स बाय लैम्डा साइन ओमेगा टी, ये भी बन सकता है। हमने जो जनरल एनालिटिकल ट्रीटमेंट देखा था, मतलब हमने जब डिराइव किया था, तो दिस वाज द इक्वेशन। डज नॉट मैटर रियली, ऐसा भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास जो इंटरफेरिंग वेव्स है उसका फॉर्म क्या है, राइट? तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा भी आ ही सकता है। तो ये भी स्टेशनरी वेव का ही इक्वेशन है। नाउ यू कंपेयर, इफ यू कंपेयर यू सी 2 पाई बाय लैम्डा इक्वल्स टू हाउ मच? पाई बाय 3। अरे एक्स छोड़ दो ना, पाई बाय 3 इज 2 पाई बाय लैम्डा, तो यू हैव लैम्डा इक्वल्स टू 6, so lambda equals to 6 centimeter, 6 centimeter. Therefore, distance between two adjacent nodes is 3 centimeter. So distance between two adjacent nodes is lambda by 2, which is basically 3 centimeter. 3 centimeter. अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, a good question. A standing wave in a pipe, standing wave in a pipe. अभी थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा तुमको समझना पड़ेगा। नॉर्मली जब तुमको मैंने थ्योरी बताया था तब बोला था कि यू हैव अ ओपन पाइप विच इज ओपन एट बोथ द एंड्स, यू हैव अ क्लोज पाइप विच इज क्लोज्ड एट वन एंड, राइट? एट दैट टाइम आई टोल्ड यू कि यू कैन नॉट हैव अ पाइप विच इज क्लोज्ड एट बोथ द एंड्स, दैट इज ट्रू। लेकिन उसका कंडीशन है, अगर आपको साउंड वेव ट्यूनिंग फोर्क के हेल्प से जनरेट करने हैं तो एक एंड ओपन रखना पड़ेगा। लेकिन हमेशा तुम ट्यूनिंग फोर्क के हेल्प से जनरेट करोगे ऐसा भी नहीं होता है, वो आप इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में एक्सपेरिमेंट ही करने वाले हो। मे बी यू हैव अ पाइप क्लोज्ड एट बोथ एंड्स और तुमने एक एंड पे एक वाइब्रेटर लगा के रखा है, सो वाइब्रेटर कैन आल्सो सेंड द फ्रीक्वेंसीज, मतलब साउंड वेव इनसाइड, इट कैन जनरेट। तो ऐसा हो सकता है। अब अगर अंडर दैट कंडीशन अगर वैसा हुआ तो दोनों एंड्स पे नोड बन सकता है फिर, नहीं तो एक एंड पे ओपन नोड, ओपन एंड पे क्या बन रहा था? एंटी नोड, और क्लोज पे क्या बन रहा था? नोड। तो अगर बोथ एंड क्लोज हो गए तो दोनों एंड पे नोड बन सकता है। अब वो पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो स्टैंडिंग वेव इन अ पाइप विथ लेंथ ऑफ 1.2 मीटर, तो पाइप का लेंथ 1.2 मीटर है, इज डिस्क्राइब्ड एज, तो स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन दे दिया y0 sin of 2 pi x by l sin of 2 pi x by l plus pi by 4, right? Good. This is what is given to you. Based on the above information, which one of the following statement is incorrect? Speed of sound in air is 300 meter per second. A pipe is closed at both the ends. The wavelength of the wave could be 1.2 meter. Incorrect पूछा है। There could be nodes at x equal to 0 and antinode at x equals to L by 2. The frequency of the fundamental mode of vibration is 137.5 Hz. Then सबसे पहले जो इक्वेशन तुमको दिया है
इक्वेशन दिया है तुमको y इक्वल्स टू y0 साइन ऑफ 2 पाई x बाय l साइन ऑफ 2 पाई x बाय l प्लस पाई बाय 4. नाउ टू कंपेयर आई जस्ट नीड दिस, क्योंकि ये होता है लैम्डा 2 पाई बाय लैम्डा. तो 2 पाई बाय लैम्डा कितना आ गया? 2 पाई बाय लैम्डा कितना हो गया? 2 पाई बाय लैम्डा इज 2 पाई बाय l, तो l इक्वल्स टू लैम्डा. तो वेवलेंथ 1.2 मीटर का हो सकता है, ये हो सकता है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है. करेक्ट, ये हो गया. फिर चेक कर लो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि स्पीड दिया है, वेवलेंथ पता है, तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा आपको. तो v इक्वल्स टू n लैम्डा, n इक्वल्स टू v बाय लैम्डा, v इज 300 अपॉन 1.2. व्हाट इज 300 बाय 1.2? 300 बाय 1.2, अरे 300 बाय 1.2, 3000 बाय 12, 1500 बाय 6, 750 by 3. What is 750 by 3? 250. पक्का? पक्का? How much is this calculation? कैसा चलेगा? Is that correct? What is 12 twos are 24? What is 12 halves are? So this is 1s and 2.5s are. That is 250. तो इट लुक्स लाइक कि ये गलत है. इट लुक्स लाइक देखते हैं. इट लुक्स लाइक ये, इसको पेंडिंग रखो. पाइप इज क्लोज्ड एट बोथ द एंड्स. हो सकता है, मैंने बोला ना हो सकता है, वेरीफाई करना पड़ेगा. मतलब आंसर तो तुमको मिल गया, आंसर मिल गया. दिस इज इनकरेक्ट. लेकिन बाकी भी तो चेक करेंगे ना, करेंगे. पहले पाइप क्लोज एट बोथ एंड से चेक करेंगे. हो सकता है, कैसे? मैथमेटिकली चेक करना पड़ेगा, बोलने से नहीं होगा यहाँ पे. तो हाउ डू यू चेक if the pipe is closed at both the ends? 0 पे, मतलब जब डिस्टेंस 0 हो, x की वैल्यू 0 हो, तो क्या बनना चाहिए? नोड मतलब y की वैल्यू 0 होनी चाहिए, बिकॉज नोड मतलब नो डिस्प्लेसमेंट. नोड का मतलब क्या होता है? नो डिस्प्लेसमेंट. तो एक काम करना, ये इक्वेशन उठाओ, इसमें तुम x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? क्या करोगे? 0. तो if I put x equals to 0, ये क्या बन गया? तो साइन 0 कितना होता है? 0. तो साइन ऑफ 2 पाई x बाय l इज 0 एंड एट x इक्वल्स टू l, क्योंकि जहां तक पाइप है वहां तक 0 से लेके l तक, पुट l कैंसल, साइन ऑफ 2 पाई वो भी कितना होता है? 0. मतलब दोनों एंड्स पे क्या बन रहे हैं? नोड्स. So therefore it means at both the ends, अरे 0 हो गया ना, डिस्प्लेसमेंट 0 मतलब नोड हो गया. At both the ends nodes are formed. और जब दोनों ends पे नोड्स बनने वाले हैं तो the pipe is closed at both the ends. तो ये भी करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. क्यों? पहला नोड कहाँ बना? x इक्वल टू 0 पे. दूसरा क्या बना? x इक्वल्स टू l पे. और दो नोड के एग्जैक्ट सेंटर में कौन होता है? एंटी नोड. तो 0 और l का सेंटर कौन है? l/2. तो बराबर है ना. देयर कुड बी अ नोड एट x इक्वल टू 0 एंटी नोड एट x इक्वल्स टू l/2. मतलब द लास्ट वन फ्रीक्वेंसी इज इनकरेक्ट. अगला क्वेश्चन जोक है. अगला क्वेश्चन जोक है. In stationary wave, strain is maximum at nodes, strain is maximum at antinodes, strain is minimum at nodes, and amplitude is 0 at all the points. Amplitude is 0 at all the points नहीं हो सकता. What about strain? Maximum at nodes? Yes. Why? Yes. तुमको याद है वो मैंने प्रॉपर्टीज बताए थे तुमको.
if you remember, minimum displacement equals to maximum pressure, और strain if you see it is modulus, मतलब if you remember stress upon strain क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है, मॉडुलस होता है ना, तो स्ट्रेन क्या हो गया, स्ट्रेन क्या हो गया, स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस, मॉडुलस तो कांस्टेंट है, मतलब स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हो गया, राइट। तो जहाँ पे स्ट्रेस मैक्सिमम है मतलब प्रेशर मैक्सिमम है, क्योंकि स्ट्रेस क्या है, प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। तो जहाँ स्ट्रेस मैक्सिमम है, प्रेशर मैक्सिमम, वहाँ पे स्ट्रेन भी मैक्सिमम है, और प्रेशर मैक्सिमम कहाँ होता है, नोट्स ना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग इन मेल्डेज एक्सपेरिमेंट। अभी ये मेल्डेज एक्सपेरिमेंट आपको स्टेट बोर्ड में नहीं होता है, तो मुझे पहले थ्योरी बताना पड़ेगा, थोड़ा सा ही थ्योरी, इट्स नॉट मच, इट्स टू सिंपल। तो अभी मेल्डेज एक्सपेरिमेंट क्या है पहले वो समझ लेते हैं। तो मेल्डेज एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करते हैं, इट्स काइंड ऑफ, यू कैन से सिमिलर टू सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट, सिमिलर नॉट एग्जैक्टली सेम। सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट में तुम सोनोमीटर बॉक्स यूज करते हो, साउंड बॉक्स यूज करते हो, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट साउंड बॉक्स यू प्रोड्यूस रेजोनेंसेस, और वहाँ पे तुम बेसिकली स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस करते हो। मेल्डेज एक्सपेरिमेंट में यू हैव अ टेबल, इसके ऊपर तुमने एक ट्यूनिंग फोर्क लगा के रखा है, तो यू पुट अ ट्यूनिंग फोर्क ओवर हियर, ट्यूनिंग फोर्क है यहाँ पे, और इसके दो मोड्स होते हैं, एक को लॉन्गिट्यूडनल मोड बोलते हो, एक को ट्रांसवर्स मोड बोलते हो। तो व्हाट हैपेंस इज दैट इसके ऊपर से तुमने एक स्ट्रिंग को, रस्सी को पास कर दिया, और देन देयर इज अ पुली समवेयर ओवर हियर, यहाँ पे एक पुली भी है, तो यू हैव अ पुली हियर, यू हैव अ पुली ओवर हियर। तो यहाँ पे पुली है, इस पुली के ऊपर से रस्सी पास होगी, तो द स्ट्रिंग विल पास ओवर दिस पुली, ऐसा रस्सी पास होता है। गुड, देन यू हैव अ some kind of slotted weight arrangement here to bring the tension in the string. अब इसमें you have a electromagnet, इसके बीच में तुमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेट का रोल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का रोल है वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करना, ट्यूनिंग फोर्क को आपको वाइब्रेशन प्रोड्यूस करना है। अभी क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जब इसमें से करंट पास होगा तब जाके ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो इसको सप्लाई भी देना पड़ेगा। अब सप्लाई मैं दिखा नहीं रहा हूँ, दिस सम सप्लाई, सो रिमेंबर दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसको कुछ सप्लाई भी दिया होगा, इट्स वेरी सिंपल। अब विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट यू कैन मेक द ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट, मैग्नेटिक फील्ड्स रिवर्स करके वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं, तो डिटेल में नहीं आना है, यू जस्ट हैव टू नो। अब ये क्यों करते हैं, फाइन ट्यूनिंग के लिए करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइन ट्यूनिंग, फॉर एग्जांपल इफ यू टेक ट्यूनिंग फोर्क्स, मे बी यू हैव अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 हर्ट्ज, 102 हर्ट्ज, 104 हर्ट्ज, 106 हर्ट्ज, ऐसे फ्रीक्वेंसीज है ट्यूनिंग फोर्क में। बट लेट अस से मुझे 100 के बाद 102 नहीं चाहिए, मुझे 100.1 चाहिए, 100.2 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी चाहिए, 100.3 चाहिए, तो यू कैन हैव दोज फ्रीक्वेंसीज विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट। तो ये फाइन ट्यूनिंग के लिए करते हैं। तुम भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज करते होंगे ना, माइक्रोस्कोप किया होगा, राइट, फाइन एडजस्टमेंट होता है, एक रफ एडजस्टमेंट होता है। तो जब रफ बोलते हो, अभी रफ को अलग अलग नाम है, रफ के लिए यू टेक बिगर स्टेप्स, जैसे 100 के बाद 102 हर्ट्ज, 104 हर्ट्ज, एंड फाइन ट्यूनिंग जब बोलते हो तो फ्रीक्वेंसीज का जो चेंज है दैट कैन बी वेरी स्मॉल ऑल्सो। नाउ यूजिंग दिस ट्यूनिंग फोर्क, डिपेंडिंग ऑन हाउ द ट्यूनिंग फोर्क इज अरेंज्ड, हाउ इट इज केप्ट, ऐसा भी रख सकते हो उसको तुम हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो। नाउ डिपेंडिंग ऑन तुमने इसको हॉरिजॉन्टल रखा है कि वर्टिकल रखा है ट्यूनिंग फोर्क को, तो दो मोड्स होते हैं। एक में जो वाइब्रेशंस होते हैं वायर में, दे आर सेंड अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वायर है, लेट्स से आई हैव अ वायर। अब इसमें ये जो वायर के पार्टिकल्स का वाइब्रेशन है ना, ये लेंथ के को परपेंडिकुलर भी हो सकता है, सो इट कैन गो अप एंड डाउन, वो होता है ट्रांसवर्स मोड। या फिर द पार्टिकल्स कैन वाइब्रेट साइडवाइज आल्सो, साइडवाइज, वो होता है लॉन्गिट्यूडनल मोड। ओके, तो देयर आर टू मोड्स, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। वैसे आंसर तो 1:1 है, कोई मतलब नहीं है सब, बट ठीक है, तुमको मेल्डेज एक्सपेरिमेंट पता नहीं था इसलिए बता रहा हूँ। तो व्हाट हैपेंस इज, यहाँ से वेव जनरेट होके गए, और फिर ये वेव्स वापस आए, और फिर हो जाता है आपका लूप फॉर्मेशन।
Good. That is all about Melday's experiment. In Melday's experiment, in the transverse mode of the tuning fork, the frequency of the waves in the string are in the ratio. So in Melday's experiment in transverse mode, the frequency of the tuning fork का frequency और जो wave का frequency है, it is the same. It is 1:1. 1:1 होता है. ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी क्यों होता है? अरे भाई वही तो बात है, रेजोनेंस हुआ ना. लूप कब बनते हैं? व्हेन द एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी मैचेस विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. तो जो वायर पे वेव्स है उसका फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी मैच होगा तब जाके लूप फॉर्मेशन होगा. मतलब दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है. तो 1:1 डन, खत्म. Two wires are producing fundamental notes of the same frequency. Okay. Change in which of the following factors of one wire will not produce beats between them? बताओ आंसर. क्वेश्चन में क्या बोला है? पहले क्वेश्चन समझ लो. क्या बोला है क्वेश्चन में? टू वायर्स आर प्रोड्यूसिंग फंडामेंटल नोट्स मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ, मतलब फ्रीक्वेंसी को ही नोट बोलते हैं, ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी. सेम फ्रीक्वेंसी है. बीट प्रोड्यूस करने के लिए फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए क्या? हाँ कि ना? यस और नो? टू प्रोड्यूस बीट व्हाट वाज द कंडीशन? यू शुड हैव स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. तो पहले फ्रीक्वेंसी सेम थी तो बीट्स होंगे क्या? नहीं होंगे. मतलब मुझे दोनों वायर्स में से कम एक वायर का फ्रीक्वेंसी चेंज करना पड़ेगा. ठीक, करेक्ट. आपको याद है फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है? एल, टी और एम. एल इज लेंथ, टी इज टेंशन एंड एम इज मास पर यूनिट लेंथ. डज इट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन? नो. तो पहला ही आंसर है. डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ वायर? यस, क्योंकि मटेरियल ऑफ वायर डिसाइड्स लीनियर मास डेंसिटी. Does it depend on stretching force, tension? Yes, it depends. Does it depend on diameter of wire? Yes, it depends. Right? Linear mass density से ही तो आता है वो. तो अगर मैं एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन चेंज भी कर दूं तो बीट्स नहीं होगा, क्योंकि बीट्स के लिए दोनों में से एक फ्रीक्वेंसी को चेंज करना पड़ेगा. और मटेरियल ऑफ वायर कैन चेंज, स्ट्रेचिंग फोर्स कैन चेंज, डायमीटर कैन चेंज, बट एम्पलीट्यूड कैन नॉट चेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन. A 1 centimeter long string vibrates with fundamental frequency of 256 Hz. 1 centimeter long string vibrates with fundamental frequency of 256 Hz. If the length is reduced to 1/4, keeping the tension unaltered, tension same रखा तुमने, the new fundamental frequency will be. जोक है. Do you remember first law of vibrating strings? Law of length. अगर मैं टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट रखता हूं तो n एंड l आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. हाँ कि ना? यस. तो हो गया ना, n इंटू एल इज अ कांस्टेंट. इसका मतलब क्या होता है? n1 l1 इक्वल्स टू n2 l2. आपको n2 पूछा है. यस. थोड़ा सा n2, इट इज n1 l1 बाय l2. N1 कितना था? 256 था. L1 कितना था? 1 सेंटीमीटर. और ये कितना है? 1/4. तो 256 इंटू 4. हाउ मच इज 256 इंटू 4? 250 इंटू 4 1000. 6 इंटू 4 24. 1024. ऑप्शन नंबर डी. 1024. नेक्स्ट क्वेश्चन. The velocity of waves in a string fixed at both ends is 2 meters per second. Velocity of waves in a string fixed at both ends is 2 meters per second. The string forms standing wave with nodes 5 centimeter apart. So node to node distance is 5 centimeter. So lambda by 2 is 5 centimeter. Also lambda is 10 centimeter. The frequency of vibration of the string in hertz is, simple सा क्वेश्चन है. फ्रीक्वेंसी पूछा है आपको और स्पीड दिया है v इक्वल्स टू n लैम्डा. फ्रीक्वेंसी पूछा है ना? यस. फ्रीक्वेंसी इज v बाय लैम्डा. v कितना है? 2 और लैम्डा कितना है? 10. लेकिन 10 सेंटीमीटर है. 10 सेंटीमीटर है. सेंटीमीटर है ना बराबर से? यस. ओके. अरे आपको यहाँ पे
नोड टू नोड डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 दिया है 5 सेंटीमीटर, तो लैम्डा हो गया 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इज 10 इंटू 10 टू माइनस 2, मतलब 10 टू माइनस 1, तो 10 टू माइनस 1 मीटर। तो 10 और 10 टू माइनस 1 हो गया क्या कैंसिल? नहीं ना, वेवलेंथ कितना 10 टू माइनस 1 था, माइनस 1 था, तो कितना हो गया फ्रीक्वेंसी? 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। A stretched string of length L fixed at both ends can sustain stationary wave of wavelength lambda given by, again a joke. A stretched string of length L fixed at both ends can sustain a stationary wave of wavelength lambda given by, मतलब स्ट्रेच स्ट्रिंग पे स्टेशनरी वेव अगर बना तो व्हाट इज द वेवलेंथ? अच्छा एक बताओ, स्टेशनरी वेव बना तो फंडामेंटल मोड में कितने लूप बनते हैं? अरे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग है, एक लूप बनता है, तो कितने नोड्स होते हैं? कितने होते हैं? 2। तो व्हाट इज द लेंथ इन दैट केस? लैम्डा बाई 2, क्योंकि पहले मोड में ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस, तो लेंथ क्या हो गया? लैम्डा बाई 2। दूसरे मोड में क्या होता है? दूसरे मोड में क्या होता है? क्या होता है दूसरे मोड में? 2। वेरी गुड। तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस? लैम्डा। तीसरे मोड में क्या होता है? तीसरे मोड में 3 लूप बनते हैं ना, 3 लैम्डा बाई 2, तो L इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाई 2। नाउ कैन आई राइट डाउन 2 लैम्डा बाई 2? 2 लैम्डा बाई 2, यस, लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। वेरी गुड। तो जनरल फॉर्मूला बनाने जाऊं मैं तो L इक्वल्स टू, जनरल फॉर्मूला, लेंथ इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2, लेंथ इक्वल्स टू 2 लैम्डा बाई 2, लेंथ इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाई 2, मतलब लेंथ इक्वल्स टू n लैम्डा बाई 2। तो इन जनरल n लैम्डा बाई 2, तो व्हाट विल बी लैम्डा? लैम्डा विल बी 2l by n, तो 2l by n, 2l by n, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, सॉल्व नहीं करेंगे हम क्योंकि तुमको आंसर पता है। इफ यू सेट अप द 9th हार्मोनिक on a string fixed at both the ends, its frequency compared to 7th harmonic, 7th harmonic 7n, 9th harmonic 9n, तो 9th हार्मोनिक का तो ग्रेटर ही होगा ना। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? अगला क्वेश्चन, a string on a musical instrument is 50 centimeter long and its fundamental frequency is 270 hertz. If the desired frequency of 1000 hertz is to be produced, the required length of the string is, simple question है ये भी, सिंपल ही है, टेंशन सेम रखा, मास में लेंथ सेम है, कुछ बोला ही नहीं तो सेम है, मतलब फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, n1 l1 इक्वल्स टू n2 l2, बराबर। तुमको क्या पूछा है? तुमको पूछा है L2 रिक्वायर्ड लेंथ, L2 इट इज n1 l1 अपॉन n2। what is n1? what is the fundamental frequency of first case? how much was that? 270, and how much was desired? 1000, and what was the initial length? 50 सेंटीमीटर, और आंसर भी फिर सेंटीमीटर में ही दिया होगा, बेटर ऑफ यस सेंटीमीटर में ही है। हो गया सॉल्व। दिस इज लाइक 1 एंड 20। तो 27/2 कितना होता है? 13.5, तो 13.5 सेंटीमीटर इज डिजायर्ड लेंथ। हो गया क्वेश्चन खत्म, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, a string of 7 meter length has a mass of 0.035 kilogram. If the tension in the string is 60.5, then the speed of wave on this string is, simple सा क्वेश्चन है ये भी। again, what is the formula for speed? under root of t by m. what is t? it is mass upon length, तो v equal to root of t, t कितना है? 60.5। what is the length of wire? it is 7 दिया ना, yes, and
and 0.035. 0.035 is 35 into 10 raised to minus 3. 35 into 10 raised to minus 3. Okay, good. तो ऐसा करेंगे 60.5 इंटू 10 रेज टू इंटू 7 और 10 रेज टू माइनस 3 ऊपर आके प्लस हो गया तो 70 इंटू 10 रेज टू 2 कर लिया. 10 रेज टू 3 का एक जीरो इसको दे दिया क्योंकि आई जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ दिस. तो 1 सा और ये हो गया 2 सा. व्हाट इज 60.5 का डबल? 121. 121 होता है ना. तो 121 इंटू 10 रेज टू 2 तो ये आ जाएगा आपका 11 इंटू 10. So that is 110. So 110 meter per second. 110 meter per second. Option number C. अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. If the length of stretch string is shortened by 40%, shortened by 40%, मतलब इनिशियल लेंथ अगर L था तो L2 is 0.6 of L. 40% से कम कर लिया मतलब फ्रैक्शनली स्पीकिंग 0.4 निकाल लिया तो 0.6 L. And the tension is increased by 44%. So T2 is 1.44 times of T1. Then the ratio of the final and initial fundamental frequencies is. So again a simple question. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 1/12 रूट ऑफ टी बाई एम. तो सिर्फ लेंथ कम कर रहे हो और टेंशन चेंज कर रहे हो. एम कांस्टेंट है तो एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी बाई एल. तो आपको पूछा है रेशियो ऑफ फाइनल मतलब n2 बाई n1. इट विल बी L1 बाई L2 रूट ऑफ T2 बाई T1. करेक्ट. गुड. एंड एज आई जस्ट टोल्ड यू कि 40% से कम करना मतलब 60% रिटेन करना. इसका मतलब L2 is 0.6 ऑफ L1. तो तुमको रेशियो मिल गया L1 by L2 का. तो L1 by L2 तुमको मिल गया 1/0.6. 10/6. 10/6 is 5/3. तो डायरेक्टली लिख दिया मैंने. यू हैव टू अंडरस्टैंड ये शॉर्टकट्स तुमको अभी करने ही पड़ेंगे. वी कैन नॉट जस्ट कीप ऑन राइटिंग एवरीथिंग ऑलवेज. 5/3. उसके बाद उन्होंने बोला है कि टेंशन को तुमने 44% से बढ़ाया है मतलब पहले अगर T1 था तो अभी 1.44 टाइम्स ऑफ T1 हो गया. और जानबूझ के ऐसे नंबर देते हैं कि 1.2 इसका रूट है. तुमको T2 by T1 चाहिए तो T2 by T1 is 1.44. तो therefore you have N2 by L1, N2 by N1 equals to L1 by L2. L1 by L2 था 5/3 and root of T2 by T1. T2 by T1 ये था 5/3 और T2 by T1 कितना होता है 1.44. तो 5/3 into 1.2. 1.2 1 जा and 0.4 जा तो 5 into 0.4 is 2. तो रेशियो is 2. तो is to 1. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्या ये? डन. तो आई एक्सपेक्ट यू पुट वैल्यूज हियर एंड डू द कैलकुलेशंस. कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है सारे. तो 44%, 21% जब ऐसे वैल्यूज दी हो समझ जाना स्क्वायर रूट्स आर इन्वॉल्व. क्योंकि 1.44 का रूट 1.2 है, 1.21 का 1.1 है. तो नंबर्स क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही समझ में आ जाता है कि कहाँ पे रूट्स है. टेंशन 44% से इंक्रीज किया था क्योंकि टेंशन ही रूट के अंदर आता है. अगला क्वेश्चन. इन अ सोनोमीटर वायर द टेंशन इज मेंटेन्ड बाय सस्पेंडिंग अ 50.7 kg मास from the free end of the wire. The suspended mass has a volume of 0.0075 meter cube. The fundamental frequency of the wire is 260 Hertz. If the suspended mass is completely submerged in water, good question, the fundamental frequency will become. Something to solve finally. हमारे पास एक सोनोमीटर वायर है, उसमें जो टेंशन हमने प्रोड्यूस किया है वो एक लोड के थ्रू किया है. लोड है 50.7 का और उसका आपको वॉल्यूम भी दिया है 0.0075. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हुआ था 260 हर्ट्ज का. राइट. गुड. देन इफ द सस्पेंडेड मास इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर. अब तुमने जो मास था मतलब लोड था उसको पानी के अंदर डाल दिया. अब पानी के अंदर डालने से क्या हुआ, उस पर अपथ्रस्ट एक्ट हुआ, फोर्स ऑफ ब्योंसी. और याद होना चाहिए फोर्स ऑफ ब्योंसी इज इन अपवर्ड डायरेक्शन मतलब वो इफेक्टिव वेट कम कर देता है. करेक्ट.
तो वेट कम होना मतलब टेंशन कम होना, तो नया टेंशन कितना है वो देखना पड़ेगा। एंड व्हाट इज द न्यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये पूछा है। तो आइडियली स्पीकिंग, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यू आर जस्ट सपोज टू टेक प्रोपोर्शनलिटी विद टेंशन, क्योंकि जो सोनोमीटर वायर था उसका तो मास पर यूनिट सेम ही है, लेंथ भी सेम है, सिर्फ चेंज क्या हुआ है, टेंशन। तो तुमको अगर फाइंड करना है न्यू फ्रीक्वेंसी तो n2 बाई n1 विल बी रूट ऑफ, अभी टेंशन को भी हम लोग इन टर्म्स ऑफ लोड लिख देते हैं, लोड। चलो ठीक है, लेट अस कीप इट लाइक दैट, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो यू विल बी हैविंग T2 बाई T1। नाउ व्हाट इज T1? T1 इज जस्ट mg, खत्म, इतना ही है, वेट ऑफ द ब्लॉक mg, क्योंकि एयर में था। व्हाट इज T2? T2 इज वेट ऑफ द ब्लॉक माइनस अपथ्रस्ट। हाउ डू फाइंड आउट अपथ्रस्ट? बहुत बार हुआ है अभी बहुत बार हुआ है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। व्हाट इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड? इट इज मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू g। तो g आ गया बाहर, तो m माइनस एम एल डी इंटू जी। व्हाट इज मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड? इट इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो बाय द वे मास इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इंटू डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक। बराबर, सही है। मास दिया है, चलो वो तो दिया ही है, m दिया है, तो व्हाई डू वी वांट टू डू दिस? फिलहाल तो m रखते हैं। इसका क्या करेंगे? वेरी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड g। तो ये आ गया m माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी विच इज द ब्लॉक, तो वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक। और ये डेंसिटी ऑफ वाटर है, क्योंकि वाटर में सबमर्ज किया ना इसको, यस, वाटर में सबमर्ज किया, गुड। तो T2 इक्वल्स टू m माइनस वॉल्यूम डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो व्हाट इज वॉल्यूम? अरे डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक। हाँ, लेकिन फिर तुम्हारे पास वॉल्यूम गिवन है, ओके, वॉल्यूम एंड मास आर गिवन, फिर ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स ओके देन, ओके, फिर तो कुछ नहीं, फिर इजी काम हो गया। अब इसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो। तो T2 इक्वल्स टू, इट वाज आई थिंक 50.7। What is volume given to you? 0.0075 into density of water is 1000 ऐसा यूनिट्स में, और g को g रखो, वैसे भी कैंसिल होने वाला है, वो कैंसिल हो जाएगा। सो यू हैव T2 इक्वल्स टू, हाउ मच इज दैट? अरे 10⁻⁴, डेसिमल शिफ्ट करो जल्दी से, 7.5 की 0.75, पक्का, श्योर, ठीक है, 7.5 इंटू जी, पक्का है ना? 10⁻³ है वो, ये 75 इंटू 10⁻⁻⁴ है, ये 75 इंटू 10⁻⁻⁴ है, और वो है 10⁻³, तो 10⁻⁻⁻1, तो 75 इंटू 10⁻⁻1 7.5, तो 50.7 में से 7.5 गया तो कितना होता है? 43.2, हाँ 2, ओके। तो ये हो गया आपका T2 का वैल्यू। T1 तो था ही आपके पास, T1 इज जस्ट दिस 50.7 इंटू जी, तो डन। तो यू हैव N1 का वैल्यू कितना है? N1 का 260, तो N2 was equals to N1 रूट ऑफ T2 बाई T1, तो N1 था 260, रूट ऑफ T2 कितना आया? 43.2 G अपॉन 50.7 G, जी भी हो गया कैंसल, तो 43 बाई 50 मतलब 42 बाई 49, 6 and 7 6 by 7,
6/7 इज 0 पॉइंट समथिंग 260, ये तो एग्जैक्ट करना पड़ेगा अब, क्योंकि सारे के सारे आंसर 260 से कम ही दिए हुए हैं, यू हैव टू डू इट एग्जैक्ट नाउ। तो यू हैव 43.2 डिवाइडेड बाय 50.7, 0.85 का रूट आ गया, 0.92 इंटू 260, 240। तो दिस इज इन टोटल सब सॉल्व करके 240 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, 240 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, next question, next topic, organ pipe. So you have open organ pipe and closed organ pipe, vibrations of air column. A pipe 30 centimeter long is open at both the ends. Which harmonic mode of the pipe is resonantly excited by 1.1 kilohertz source? Take speed of sound in air 330 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। जो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी होता है दैट इज 1.1 किलोहर्ट्ज, ये जब फंडामेंटल या फिर जो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज होते हैं, नॉट ओनली फंडामेंटल, ओवरटोन्स भी हो सकते हैं, तो वो जो पाइप के नेचुरल फ्रीक्वेंसीज होते हैं उसके साथ मैच हो गया तो रेजोनेंस होता है, मतलब तब स्टेशनरी वेव बनता है, तब लूप बनते हैं। तो जब इन्होंने बोला है एक 30 सेंटीमीटर लॉन्ग पाइप था ओपन एट बोथ द एंड्स, विच हार्मोनिक मोड ऑफ द पाइप इज रेजोनेंटली एक्साइटेड, विच हार्मोनिक मोड, ओवरटोन नहीं, हार्मोनिक मोड, तो कौन सा मोड विल बी एक्साइटेड बाय 1.1 किलोहर्ट्ज का सोर्स। तो इफ यू रिमेंबर आई हैव गिवन यू फॉर्मूला फॉर मोड आल्सो, मैंने आपको बताया था कि एन क्यू याद है क्या, एन क्यू इज क्यूथ मोड, दैट इज क्यू इनटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, है ना। फर्स्ट मोड फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड मोड सेकेंड हार्मोनिक। तो ये मैं ओवरटोन के लिए पी यूज करता हूँ और हार्मोनिक्स के लिए क्यू यूज करता हूँ इन जनरल, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन, क्योंकि मैं तो फिर एनपी भी यूज कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर यहाँ पे p+1 होगा। तो कंफ्यूजन कम करने के लिए मैंने वेरिएबल चेंज कर दिया। अब आपको क्या क्या दिया है, आपको ये फ्रीक्वेंसी दिया है, ये फ्रीक्वेंसी दिया है आपको, और क्या बताया है आपको, ये बताया 330 मीटर पर सेकेंड स्पीड था, लेंथ था। अच्छा एक बताओ मेरे को, टेल मी वन थिंग, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर ओपन पाइप का फॉर्मूला क्या होता है, V/2L। दिस इज 1.1 किलोहर्ट्ज, 1.1 किलो मतलब 10⁻³ Q, what is V, how much, 330, लेंथ ऑफ द पाइप इज 30, 2 into 30 सेंटीमीटर में है वो, सेंटीमीटर में है, तो 10⁻² करना पड़ेगा आपको। एक काम करेंगे, 10⁻² है ना, पहले तो ये हटा दो, फिर ये 1 और ये 11 कर दो। एक काम और करो, ये 1.1 था ना, ये हटा दो और इसको 4 कर लो, 2 कर लो, बराबर। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे आने वाला था ना, वैसे भी ये यहाँ आएगा ना, तो 10⁻² - 2 गया, तो सिर्फ बचा 1 = Q/2। अगर 1 = Q/2 बचता है मतलब Q की वैल्यू 2 हो जाती है, Q की वैल्यू 2 होना मतलब सेकेंड मोड है, मतलब फर्स्ट ओवरटोन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ओपन पाइप ऑफ लेंथ L वाइब्रेट्स इन फंडामेंटल मोड। ओपन पाइप वाइब्रेट्स इन फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल मोड में दो हाफ लूप बनते हैं, अगर याद होगा तो ओपन पाइप में दो एंटी नोड्स होते हैं एट द ओपन एंड सेंटर में होता है नोड। द प्रेशर वेरिएशन इज मैक्सिमम एट, प्रेशर वेरिएशन मैक्सिमम कहाँ होता है, कहाँ पे होता है, नोड पे होता है कि एंटी नोड पे होता है। तो प्रेशर वेरिएशन मैक्सिमम एट नोड, और नोड कहाँ बनता है, मिडल ऑफ पाइप, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सेंटर पे ही नोड बना ना, नोड कहाँ बना, सेंटर, और नोड पे प्रेशर वेरिएशन मैक्सिमम होता है ना, तो फिर मिडल ऑफ पाइप बराबर तो है। क्वेश्चन नंबर 3, at 23 degrees Celsius a pipe open at both the ends resonates at a frequency of 450 Hz. At what frequency does the same pipe resonates on a hot day
when the speed of sound is 4% होना चाहिए, वो 4 प्रेजेंट नहीं हो सकता ना, 4% या फिर 4 टाइम्स बोल सकते थे, 4%, 4 प्रेजेंट, ओके 4 प्रेजेंट, ठीक है, 4 प्रेजेंट, इट इज 4%, 4% हायर देन इट वुड बी एट 23 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन समझ लो, जब टेम्परेचर 23 था तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो थी वो 450 हर्ट्ज की थी, मतलब फंडामेंटल ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी यू कैन से। तो एट व्हाट फ्रीक्वेंसी डज द सेम पाइप सेम है, पाइप का लेंथ सेम है, गुड। रेजोनेट ऑन अ हॉट डे व्हेन द स्पीड ऑफ साउंड इज 4% हायर देन इट वुड बी एट 23। तो बताओ इसको सॉल्व कैसे करेंगे? व्हाट? मल्टीप्लाई बाय, हाँ यस, तो V2 इज 1.04 टाइम्स ऑफ V1, दैट इज ओके। फ्रीक्वेंसी और इसका कनेक्शन क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। रिमेंबर फ्रीक्वेंसी इज V बाय 2L, अगर ओपन पाइप है तो बराबर है, तो N इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? V, सही है। तो N2 बाय N1 क्या आ गया? इट विल बी V2 बाय V1। तो N2 इज V2 बाय V1 इंटू N1, लेकिन V2 कितना है? 1.04 टाइम्स ऑफ V1 है, क्योंकि 4% हायर है, 4% हायर है, तो हो गया। तो V2 बाई V1 इज 1.04, मतलब 104 बाई 100, ओके ठीक है, 45 है, कोई बात नहीं। तो यू हैव N2 इक्वल्स टू V2 बाई V1 इज 104 बाई 100 इंटू 450, 52 जा 59 जा, 1 जा एंड 52 जा, 52 इंटू 9 होता है 520 में से 52 माइनस कर लेना, 520 में से 50 माइनस कर लिए तो 470, उसमें से और 2 निकाल लिए तो 468। तो 468 है क्या आंसर में? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the length of a closed pipe is 1 meter and velocity of sound is 30 meter per second, then the frequency of second note is, सिंपल सा क्वेश्चन है। पाइप कौन सा है? क्लोज्ड पाइप में सेकेंड नोट मतलब फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड नोट, फर्स्ट नोट इज द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इट जनरेट्स, दैट इज फंडामेंटल। सेकेंड नोट है नोट, तो सेकेंड नोट इज द नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी विच इज द फर्स्ट ओवरटोन, एंड फर्स्ट ओवरटोन इज थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। तो जो फ्रीक्वेंसी पूछी है वो है N1 इक्वल्स टू 3N, 3N, N इज V बाई 4L, क्योंकि क्लोज्ड पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है V बाई 4L, और V की वैल्यू 330 है, और लेंथ ऑफ द पाइप कितना दिया हुआ है आपको? 1 मीटर, तो हो गया 3 इंटू 330 बाई 4, 3 इंटू 330 बाई 4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a resonance air column of length 20 centimeter resonates with a tuning fork of frequency 250 hertz. The speed of sound in air is, resonance air column of length 20 centimeter resonates with a tuning fork of 250 hertz. Speed of sound in air is, सिंपल क्वेश्चन है, कैसे फाइंड करोगे? अरे कैसे फाइंड करोगे? लेंथ दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, स्पीड पूछा है। How to find this? How to find this? V equals to n lambda। हाँ तो फिर आगे व्हाट इज लैम्डा? पहले तो तुम पाइप कौन सा नहीं बताया ना तुमको, ओपन है क्लोज नहीं बताया ना, तो चेक फॉर क्लोज, आंसर मैच हो, ठीक है, नहीं हो तो ओपन के लिए हो जाएगा। फॉर क्लोज पाइप व्हाट इज द लेंथ? लैम्डा बाई 2, क्यों? क्योंकि एक एंड पे नोड बनता है और एक एंड पे एंटी नोड। तो फॉर अ क्लोज पाइप, फॉर क्लोज्ड पाइप you have length equals to lambda by 2, तो lambda equals to 2 है, सॉरी lambda by 4, lambda by 4, क्योंकि एक नोड है एक एंटी नोड है, वेरी गुड। तो lambda by 4, तो lambda is 4L,
तो हो गया therefore v equals to 4nl n और 4l, तो 4nl n की वैल्यू कितनी है 250 है क्या, यस, इंटू 4 है क्या, यस, इंटू लेंथ कितना 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर, तो ये 1000 है, 1000 इंटू 0.2 इज 200, तो 200 मीटर पर सेकेंड, 200 है क्या, है, डन। और ऑप्शन बी होगा, चेक कर लो एक बार, होना चाहिए, है। और अगर अगर ये ओपन पाइप होता तो 2L लिखते, मतलब जो आंसर है उसका आधा आता तो 100 आता, 100 तो नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल है ये, चलो यहाँ ध्यान दो, दिखने में लग रहा है डिफिकल्ट पर कुछ नहीं है ये। अ सोर्स ऑफ साउंड प्लेस्ड एट ओपन एंड of a resonance column sends an acoustic wave of pressure amplitude rho 0 inside the tube. If the atmospheric pressure is rho a, then the ratio of maximum and minimum pressure at the closed end of the tube will be. A source of sound placed at open end of a resonance column sends an acoustic wave of pressure amplitude rho 0. तो एक एंड पे पाइप क्लोज्ड है, एक एंड पे ओपन है, ओपन एंड के ऊपर एक सोर्स ऑफ साउंड है जो साउंड वेव को नीचे भेज रहा है, और वो जो एकॉस्टिक वेव है उसका प्रेशर एम्पलीट्यूड कितना है, मतलब प्रेशर कितना है, रो 0 है, राइट। इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज Pa, देन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर एट द क्लोज्ड एंड वुड बी, क्लोज्ड एंड वुड बी, अगर क्लोज्ड एंड पे नॉर्मली क्या बनता है, नोड, नोड पे प्रेशर क्या होता है, मैक्सिमम, मैक्सिमम प्रेशर का मतलब क्या होता है कि जो साउंड वेव का प्रेशर है कितना है, रो 0, रो 0 है ना, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या होंगे, ऐड होंगे, तो मैक्सिमम प्रेशर क्या हो जाएगा, रो ए प्लस रो नॉट। और अगर वहाँ पे समझ लो प्रेशर, मतलब वहाँ पे अगर एंटी नोड बन गया, तो एंटी नोड मतलब प्रेशर कम होना, मिनिमम होना, तो मिनिमम प्रेशर होना मतलब क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस द साउंड प्रेशर, तो रो ए माइनस रो नॉट, खत्म हो गया आंसर, ऑप्शन ए है। इतना क्यों सोच रहे हो, डन। तो अगर प्रेशर मैक्सिमम है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस द साउंड प्रेशर, और अगर प्रेशर मतलब मैक्सिमम है तो, मिनिमम है तो माइनस, डन। ए ही है ऑप्शन, और नहीं आ सकता, ए ही है क्या है, चेक कर लो। प्रॉब्लम क्या है कि आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, दैट इज अ प्रॉब्लम, यू डिड नॉट अंडरस्टैंड क्वेश्चन इटसेल्फ, तो क्वेश्चन समझ लो, अपने आंसर आ जाएगा। अब ये इट इज अ जोक, द हार्मोनिक्स व्हिच आर प्रेजेंट इन अ पाइप ओपन एट वन एंड, जानबूझ के कंफ्यूज किया, मतलब क्लोज्ड एट द अदर, तो ओपन एट वन एंड मतलब ऑड फ्रीक्वेंसीज होते हैं ना, ऑड हार्मोनिक्स, तो ऑड हार्मोनिक्स, ऑप्शन नंबर ए, डन। सो दैट्स इट फॉर टुडे।